नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनर्जी आईएएस एकेडमी की नई यूट्यूब वीडियो में। मैं आपका दोस्त राही मेहता आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री की क्वेश्चन आंसर सीरीज की एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जैनिज्म और बुद्धिज्म से जुड़े हुए सवालों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ ही हम एंशिएंट हिस्ट्री को रिवाइज भी करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आज का रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट मेंशन अबाउट द लिस्ट ऑफ दी ऑल 16 महाजनपद्स। इनमें से किन किन ग्रंथों में सभी 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, महाजनपद के बारे में हमसे पूछा गया है। टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें से 10 महाजनपद जो थे वो मोनार्कीज थे और 6 महाजनपद जो थे वो रिपब्लिक्स थे। इन सभी महाजनपद के बारे में किस ग्रंथ के अंदर मेंशन किया गया है, इसको हमको ढूंढना है, इस उत्तर को हमको सोल्व करना है। तो सबसे पहला, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र दोस्तों जैनिज्म से रिलेटेड एक टेक्स्ट है, जिसके अंदर महावीर जैन की कुछ बातों का उल्लेख किया गया है और यह हमें इन 16 महाजनपदों की सूची के बारे में बताती है, तो यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा, अंगुत्र निकाय। अंगुत्र निकाय दोस्तों जैनिज्म नहीं बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ एक टेक्स्ट है, जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर सुत्त पिटक का पार्ट है। इसके अंदर भी इन 16 महाजनपदों के बारे में मेंशन किया गया है, तो यह भी दोस्तों ठीक हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारे लिए है इंडिका। इंडिका दोस्तों मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई एक किताब थी, जिसके अंदर उसने भारत के सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में मेंशन किया था, परंतु मेगास्थनीज ने इन 16 महाजनपद के बारे में से किसी भी जनपद के बारे में मेंशन नहीं किया था, तो यह गलत हो जाएगा। चौथा हमारे लिए लिखा गया है अर्थशास्त्र। हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र दोस्तों कौटिल्य ने कंपाइल की थी, चाणक्य ने कंपाइल की थी, जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से डील करती थी। इसके अंदर भी किसी भी महाजनपद के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा उत्तर इस सवाल का आ जाएगा बी, यानी कि 1 एंड 2 ओनली। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग was not the cause for the rise of during Jainism and Buddhism during the महाजनपद पीरियड। यानी कि इन ए बी सी डी में चार कारण जो हमको दिए गए हैं, इनमें से हमको वो कारण ढूंढना है जो कि महाजनपद काल के दौरान जैनिज्म और बुद्धिज्म के उदय होने के पीछे का कारण नहीं था। नहीं कारण, जो गलत कारण है जिसमें मेंशन किया गया है, उसको हमको ढूंढना है। तो दोस्तों, रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया इन दी 6th सेंचुरी बीसी, पहला ऑप्शन हमारे लिए यह दिया गया है, यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में धार्मिक अशांति। यह तो कारण था। इसी के चलते तो भारत के अंदर नए जन्म की खोज के लिए कई लोग जो थे वो मेडिटेशन कर रहे थे, या नई नई जो फिलोसफीज थी भारत के अंदर ढूंढी जा रही थी, क्योंकि पहले जो धर्म मौजूद था उससे लोग पूरी तरीके से कह लीजिए कि सुखी नहीं थे। उसके अंदर वो परिवर्तन चाहते थे, उसके अंदर कुछ समस्याएं थी जिसका लोग निवारण ढूंढ रहे थे, जिसके चलते नए धर्म खोजे जा रहे थे। तो यह तो गलत हो जाएगा, यह तो एक कारण था जिसके चलते बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय हुआ। दूसरा ऑप्शन, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस एडवोकेटेड इन लेटर वैदिक पीरियड, यह भी एक कारण था। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जटिल अनुष्ठानों और बलिदानों की वकालत की गई थी, बिल्कुल की गई थी। इन्हीं से परेशान होकर तो समाज के अंदर नए धर्म को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। नई रिवोल्यूशन चलाई जा रही थी, जो कि इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन के नाम से फेमस है। तो यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारे लिए दिया गया है, डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वैश्यास, वैश्यों की गिरती हुई आर्थिक स्थिति। जी नहीं, वैश्यों की आर्थिक स्थिति गिर नहीं रही थी महाजनपद काल के दौरान। वैश्यों की आर्थिक स्थिति जो थी वह इंप्रूव कर रही थी, वह अपने आर्थिक स्तर को बढ़ा रहे थे, जिसके चलते वह उस समाज में मौजूद वो चतुर्वर्ण जो वर्ण सिस्टम था, जिसके अंदर वह समाज के तीसरे पायदान पर आते थे। वैश्यों का यह मानना था कि समाज में सबसे ज्यादा पैसा उनके पास मौजूद है, सबसे ज्यादा अधिक कर वही देते हैं, इसलिए उनको भी सामाजिक स्तर के ऊपर आना चाहिए। वह तीसरे पायदान पर नहीं, दूसरे या पहले पायदान पर होने चाहिए। तो वैदिक काल का जो धर्म था वो उनके इस सोशल स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से नहीं संभाल पा रहा था, और वैश्य जो सोसाइटी थी वह नए धर्म को ढूंढने निकल पड़ी थी, जिसके चलते यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि यही ऑप्शन हमारे लिए ठीक हो जाएगा, हम यही तो ढूंढ रहे हैं। अगला, द टीचिंग्स ऑफ उपनिषद वर हाईली फिलोसफिकल इन नेचर, ये ऑप्शन ठीक है, पर हमारा उत्तर सी ही रहेगा इसके अंदर। डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वैश्यास, ये बुद्धिज्म और जैनिज्म के उदय होने का कारण नहीं थी, जबकि इंप्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वैश्यास बुद्धिज्म और जैनिज्म के उदय होने का कारण थी। अब दूसरे सवाल पर, अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों।
अगला सवाल रहेगा, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बुद्धिस्ट काउंसिल, और कौन कौन से स्थल पर वह बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, हमको इसको ढूंढना है। ठीक है, इनमें से सही पेयर्स को हमको तलाशना है। इसमें पहले पेयर में प्रथम बौद्ध संगीति या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए वैशाली जगह लिखी गई है, तो दोस्तों नहीं, यह गलत रहेगी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो राजगृह में हुई थी, ना कि वैशाली में हुई थी। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल के सामने राजगृह लिखा गया है, यानी कि यह गलत रहेगा। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वह वैशाली में हुई थी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड जो रहे हमारे लिए गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। अब तीसरे पे चलते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, यह पाटलिपुत्र में, जी बिल्कुल दोस्तों, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो पाटलिपुत्र में, और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वह कश्मीर में हुई थी। उत्तर आ जाएगा 3 एंड 4 ओनली, यानी कि उत्तर आ जाएगा हमारे लिए डी। तो बुद्धिस्ट काउंसिल के रूप में उस पर यह सवाल पूछा गया है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल दोस्तों हुई थी राजगृह में, दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, एवं चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई थी। उसके बाद कोई भी बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो नहीं अकर हुई। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is are the reason for the rise of numerous religious sects in mid-Gangetic plain in 6th to 5th century BC? इनमें से कौन कौन सा कारण था कि छठवीं और पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा के मैदानों में कई प्रकार के धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ? यह हमको सवाल पूछा गया है। पहला ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है, क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स, यानी कि ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध क्षत्रिय प्रतिक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसी के कारण भारत के अंदर जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय हुआ था, क्योंकि क्षत्रिय क्लैन जो थी वह ब्राह्मण डोमिनेशन के अगेंस्ट थी। दूसरा, स्प्रेड ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, नई कृषि व्यवस्था का प्रसार, ये भी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। इसी नई कृषि व्यवस्था के चलते ही तो जो समाज था वह कैटल वेल्थ, पशुओं को बचाना चाहता था, जबकि वैदिक काल के अंदर पशुओं की या कैटल की बलिदान देने की प्रथा थी, जिसके चलते पशुओं की जनसंख्या कम होती जा रही थी, गायों की जनसंख्या कम होती जा रही थी, और नई एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर खेती करने के लिए हमको ज्यादा गायों की, ज्यादा पशुओं की आवश्यकता थी। उससे निपटने के लिए लोग जो थे वो अहिंसा का मार्ग तलाश रहे थे, और बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में ही अहिंसा का वर्णन दिया किया गया था, जिसके चलते यह उत्तर ठीक रहेगा, यह ऑप्शन ठीक रहेगा। अब तीसरे पर चलते हैं। राइज इन इंपोर्टेंस ऑफ वैश्यास, जी बिल्कुल, पिछले क्वेश्चन के अंदर हम इसको डिस्कस करके आए हैं। वैश्य समाज जो था वह अपने सामाजिक उत्थान के लिए काम करना चाहता था। वह उस सोशल सर्टिफिकेशन में तीसरे पायदान से उठकर ऊपर आना चाहता था, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक हालात काफी ज्यादा इंप्रूव हुई थी, और वह चाहते थे कि उसी तरीके से उनके सोशल कंडीशन भी इंप्रूव हो जाए। तो यह भी ठीक रहेगा। और चौथा ऑप्शन हमको दिया गया है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जी दोस्तों, यह ऑप्शन भी ठीक है। जो आम जनता थी वह प्राइवेट प्रॉपर्टी को पसंद नहीं कर रही थी, वह लग्जरी की नई नई चीजों को पसंद नहीं कर रही थी, वह नए नए पहनावे के खिलाफ थी, वह प्रिमिटिव सोसाइटी में वापस जाना चाहती थी। तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, यह ऑप्शन भी ठीक रहेगा। चारों ही ऑप्शन ठीक रहेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारे लिए डी। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। In ancient Indian Buddhist monasteries, a ceremony called Pavarana used to be held. It relates to, प्राचीन भारतीय बौद्ध मठों में पवराण नामक एक समारोह आयोजित किया जाता था, इसका संबंध किससे है? ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन दिया गया है, ओकेजन टू इलेक्ट दी संघ परिनया का एंड टू स्पीकर्स, वन ऑन धम एंड अदर ऑन विनया, यानी कि संघ परिनायक और दो वक्ताओं को चुनने का अवसर, एक धम पर और दूसरा विनय पर। यह ऑप्शन गलत रहेगा दोस्तों। दूसरा, कन्फेशन बाय मोंक्स ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन दी मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम के दौरान मठों में रहने के दौरान भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारिता, यह ऑप्शन ठीक रहेगा। ये जो आपसे सवाल पूछा गया है दोस्तों, यह बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के बारे में पूछा गया है। उनमें अकर होने वाली घटना घटने वाली एक सेरेमनी के बारे में पूछा गया है, जिसका नाम है पवारण। पवारण एक ऐसी सेरेमनी थी जिसके तहत जब बौद्ध भिक्षु रेनी सीजन के दौरान वास ले लिया करते थे, यानी कि जब वो मेडिटेशन करने के लिए 3 महीनों के लिए सारे समाज से कट जाया करते थे, तो उन 3 महीनों के वास के दौरान जब वे मेडिटेशन कर रहे हैं, तो अगर उस मेडिटेशन के दौरान उनसे कोई अपराध हो गया है, तो वास के खत्म हो जाने के बाद, रेनी सीजन के खत्म हो जाने के बाद, वो सभी बौद्ध भिक्षु
अपने द्वारा किए गए अपराधों का वर्णन करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे और उससे संबंधित सजा भी पाएंगे। इस सेरेमनी को बोला जाता था दोस्तों पबारण। और इसी के ऊपर सवाल पूछा गया है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी हमारा करेक्ट, कन्फेशन बाय monks of their offenses committed during their stay in the monasteries during the rainy season। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जैनिज्म। जैन धर्म के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहली स्टेटमेंट रहेगी जैनिज्म रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दूसरी स्टेटमेंट रहेगी इट डिड नॉट कंडेम द वर्ण सिस्टम। तीसरी स्टेटमेंट रहेगी दे यूज पाली लैंग्वेज टू प्रीच देयर डॉक्ट्राइन्स। ठीक है दोस्तों, हमसे सवाल पूछा गया है, जैन धर्म के उपलक्ष्य में यह सवाल है। पहली स्टेटमेंट में जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को मान्यता दी। जी, जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को मान्यता तो दी, परंतु जैन धर्म में देवताओं को या भगवान को महावीर जैन की उपाधि से निचली उपाधि पर रखा गया। मान्यता तो दी गई, परंतु महावीर जैन से उच्च उपाधि जैन धर्म के अंदर किसी भी देवता को, किसी भी भगवान को नहीं दी गई। स्टेटमेंट ठीक है, परंतु पूरी स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं पूछी गई है आपसे। दूसरी स्टेटमेंट इट डिड नॉट कंडेम द वर्ण सिस्टम। जी हाँ, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। जैन धर्म जो था वो वर्ण सिस्टम को सुधारना तो चाहता था, परंतु महावीर जैन ने इसको पूरी तरीके से कंडेम नहीं किया था। महावीर जैन का कहना था कि कोई व्यक्ति उच्च वर्ण एवं निम्न वर्ण के अंदर पैदा होता है उसके कर्मों के चलते। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म सुधार लेगा तो वह अपने निम्न वर्ण से उच्च वर्ग के अंदर स्थानांतरित हो जाएगा, अगले जन्म के अंदर उसको उच्च वर्ण मिल जाएगा। यह कहना था महावीर जैन या जैन फिलोसफी का। ऑल्दो वर्ण सिस्टम के अंदर, वर्ण व्यवस्था के अंदर जो समस्याएं थी, जो दुविधाएं थी, जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसको दूर करने की तो जैन धर्म ने कोशिश करी, महावीर जैन ने कोशिश करी, परंतु पूरे तरीके से वर्ण सिस्टम को उखाड़ फेंकने की बात महावीर जैन नहीं करते हैं। तीसरी पॉइंट, दे यूज पाली लैंग्वेज टू प्रीच देयर डॉक्ट्राइन्स। जी नहीं, जैन धर्म जो था वह पाली भाषा में नहीं, प्राकृत भाषा के अंदर पढ़ाया गया था, प्रीच किया गया था। यहाँ पर पाली भाषा दी गई है तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फर्स्ट एंड टू आर करेक्ट, यानी कि उत्तर आ जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वज्रयान। वज्रयान के बारे में हमसे कुछ सवाल पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट हमको दी गई हैं। तो दोस्तों वज्रयान क्या है? वज्रयान बुद्धिज्म से रिलेटेड एक सेक्ट है। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट, इट डेवलप्ड एज ए सब सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया अराउंड द फर्स्ट सेंचुरी बीसी। यह पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में बौद्ध धर्म के एक उप संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ। जी हाँ दोस्तों, आदि स्टेटमेंट ठीक है, ये आदि स्टेटमेंट गलत है। यह सब सेक्ट तो था बुद्धिज्म का, परंतु यह फर्स्ट सेंचुरी बीसी में नहीं, सिक्स्थ सेंचुरी बीसी के आसपास इसका उदय हुआ। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। भले ही ये सब सेक्ट था, परंतु समय यहां पर गलत दे रखा है, फर्स्ट सेंचुरी बीसी मेंशन किया गया है, तो यह गलत रहेगा। दूसरी स्टेटमेंट पर चलते हैं। इट मार्क्ड द डेवलपमेंट ऑफ तांत्रिक आइडियाज इन बुद्धिस्ट टीचिंग्स। इसने बौद्ध शिक्षाओं में तांत्रिक विचारों के विकास को चिन्हित किया। जी दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। वज्रयान बुद्धिज्म को हम तांत्रिक बुद्धिज्म भी बोलते हैं। इसी सब सेक्ट या संप्रदाय के साथ, वज्रयान संप्रदाय के साथ बुद्धिज्म के अंदर तंत्र मंत्र की विद्या का चलन आरंभ होता है। इसीलिए यह पॉइंट बिल्कुल ठीक है। आंसर आ जाएगा हमारे लिए बी, यानी कि 2 ओनली। क्या दोस्तों, चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ जैन फिलोसफी। ठीक है जी, इसमें हमसे जैन फिलोसफी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द फाउंडेशन ऑफ द बेसिक फिलोसफी ऑफ द जैन वाज लेड डाउन बाय द महावीर। जैनियों के मूल दर्शन की नींव महावीर द्वारा रखी गई थी। नहीं दोस्तों, यह स्टेटमेंट गलत रहेगी। महावीर जैन के आने से पहले ही जैन धर्म के अंदर कुल 23 तीर्थंकर हो चुके थे। कुल 24 तीर्थंकर जो थे वो महावीर जैन को मिलाकर जैन धर्म के अंदर मौजूद है। तो महावीर जैन के आने से पहले ही जैनी फिलोसफी जो थी वो भारत के अंदर पनप रही थी। महावीर जैन ने उस सारी फिलोसफी को समेट कर और जैन धर्म को आरंभ किया, जबकि यह फिलोसफी पहले से ही पनप रही थी देश के अंदर। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सबसे पहले जो जैनी तीर्थंकर थे उसका नाम तो ऋग्वेद के अंदर भी मेंशन किया गया है, उनका नाम था ऋषभ देव। एवं 23वें तीर्थंकर जो थे उनका नाम था आपका पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर महावीर जैन थे, जिनके बाद जैन धर्म जो था वो आरंभ हुआ था। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगी।
दूसरी स्टेटमेंट पर चलते हैं, इट मैंडेट्स मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस फॉर साल्वेशन, यह मोक्ष के लिए मठवासी अस्तित्व को अनिवार्य बनाता है। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म के अंदर यह बात मान्यता में है कि अगर आपको सही मानने में जैन बनकर रहना है, जैनी फिलोसफी पर चलना है, अगर आपको जैन धर्म में मेंशन की गई कैबल्य की प्राप्ति करनी है, तो आपको मठ का पार्ट बनना पड़ेगा। आपको साल्वेशन की तलाश करने के लिए मोनेस्टिक सोसाइटी का पार्ट बनना पड़ेगा, आपको अपना घर बार त्यागना पड़ेगा, आपको एस्केटिक बनना पड़ेगा, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। अब तीसरी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, इट बिलीव्स इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। इट बिलीव्स इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, यह स्टेटमेंट भी ठीक है। जैन धर्म जो था वह पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास करता था। यह स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, सेकंड एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगी, तो उत्तर आ जाएगा हमारे लिए बी 2 एंड 3 ओनली। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द संघ ऑफ बुद्धिज्म। इनमें से किस वर्ग को बौद्ध धर्म के संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पहला, विमेन। तो विमेन को अनुमति थी या नहीं थी, कल वाली वीडियो में भी हमने इसके बारे में सवाल देखा था एक। जी हाँ, विमेन को परमिशन थी बुद्ध संघ में एंटर होने की। दूसरा, स्लेव्स, क्या स्लेव्स को अंदर आने की परमिशन थी, कल भी हमने इसके बारे में जाना था। तो दोस्तों बुद्ध संघ में स्लेव्स को एंटर होने की परमिशन थी नहीं थी। तीसरा, सोल्जर्स, सोल्जर्स को भी बुद्ध संघ में एंटर होने की परमिशन नहीं थी। चौथा, डेटर्स, कर्जदारों को भी एंटर होने की परमिशन नहीं थी। तो सिर्फ इन चारों में से महिलाओं को ही बुद्ध संघ में एंटर होने की परमिशन थी। पर हमसे सवाल में पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि किन को एंटर होने की परमिशन नहीं थी। तो विमेन को तो परमिशन थी, ना स्लेव्स को थी, ना सोल्जर्स को थी, ना कर्जदारों को थी। यानी कि उत्तर आ जाएगा हमारे लिए 2, 3 एंड 4 यानी कि बी। ठीक है दोस्तों, बुद्ध संघ के अंदर महिलाएं पार्ट ले सकती थी, उसका हिस्सा बन सकती थी। उनको भिखुनी बोला जाता था बुद्ध संघ के अंदर, और मेल्स को भिक्षु बोला जाता था। इसके साथ साथ दासियों को, सैनिकों को और कर्जदारों को बुद्ध संघ में हिस्सा लेने की परमिशन नहीं थी, इजाजत नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो सबसे पहले इसमें हमसे पूछा गया है ग्रेट इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ और उसके साथ जुड़े हुए सिंबल्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बुद्धा से जुड़े हुए कुछ इवेंट और उनसे जुड़े हुए कुछ सिंबल, और उनमें से हमको सही पेयर को खोजना है। पहला, अवाक्रांति, अवक्रांति यानी कि कंसेप्शन और डिसेंट, इसके साथ सिंबल लिखा गया है व्हाइट एलिफेंट। अवाक्रांति, कंसेप्शन और डिसेंट, यानी कि बुद्ध जो थे जब उनको सबसे पहले धरती पर जन्म मिला था, तो उनके साथ जुड़ा हुआ सिंबल पूछा गया है। अवाक्रांति का मतलब होता है यही, तो व्हाइट एलिफेंट। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। दूसरा, जाति यानी कि बर्थ। पहला बर्थ तो हो गया बुद्धा का जब वह धरती पर जन्म लेकर आए, और दूसरा बर्थ बुद्धा का हुआ जब उनको ज्ञान पाने के लिए, जब उन्होंने अपना घर छोड़ा। जब उन्होंने अपना घर छोड़ा, उनका दूसरा जन्म हुआ, और उसके साथ जुड़ा हुआ सिंबल है लोटस, ये रहेगा ठीक। तीसरा, महाभनिष्क्रमण, ग्रेट रिनंसिएशन। महाभनिष्क्रमण, ग्रेट रिनंसिएशन, जब वो अपना घर छोड़कर निकले, उस इवेंट को, यानी कि जब वह बुद्ध घोड़े पर सवार होकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और हमेशा हमेशा के लिए सन्यास की प्राप्ति के लिए घर से चले जाते हैं, तो उसका सिंबल रहेगा हॉर्स, ना कि व्हील। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, उत्तर आ जाएगा 1 एंड 2 ओनली, यानी कि ए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में घटनाओं पर विचार करें। विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अबव इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। यानी कि हमको कुछ इवेंट दिए गए हैं और उनको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर डालना है। हमको उनको देखना है कि कौन सी चीज जो थी वो पहले हुई थी और कौन सी चीज, कौन सी घटना जो थी वो बाद में हुई थी। तो सबसे पहले दिया गया है हमें स्टार्ट ऑफ शाका एरा। दूसरा, मिनांडर का बौद्ध धर्म में परिवर्तन। और तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। और चौथा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय विजयलया चोला। तो दोस्तों इनको हमको एक क्रम वंश अनुसार आयोजित करना है। हमको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 1, 4, 1, 3, 4, 2, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं।
इसमें से सबसे पहले हम खोजते हैं कि वो घटना जो सबसे बाद में हुई थी। तो दोस्तों इनमें से सबसे बाद में जो घटना हुई थी वो थी विजयलया चोला के द्वारा चोला पावर की स्थापना। यह दोस्तों 8वीं शताब्दी में हुई थी, सबसे बाद में हुई थी। तो ये बाद में आएगा, ये सबसे लेट इवेंट हुआ। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो दोस्तों थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी यह अशोका के समय पर हुई थी। एवं कन्वर्जन ऑफ मिनेंडर टू बुद्धिज्म। मिनेंडर बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं अशोका के बाद। अशोका के जाने के बाद भारत के ऊपर या मौर्यन एम्पायर के खत्म हो जाने के बाद भारत के ऊपर कई सारे विदेशी आक्रमण होते हैं। इन विदेशी आक्रमणकारियों में से एक इंडो ग्रीक किंग मिनेंडर भी थे, तो ये अशोका के बाद आए थे। एवं तीसरा स्टार्ट ऑफ द शाका एरा। शाका एरा जो था वह कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था, राजा कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और यह घटना यह घटना मिनेंडर के बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करने के बाद हुई थी। कुशांस जो थे वो इंडो ग्रीक्स के भारत में आने के बाद आए थे। पहले इंडो ग्रीक आए थे और फिर कुशान भारत के अंदर आए थे। तो इसके अनुसार सबसे पहले जो घटना हुई थी वो अशोका के द्वारा आयोजित की गई थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी कि ऑप्शन 3 सबसे पहले आना चाहिए। अब इस पूरे ऑप्शंस में से सिर्फ एक सी ऑप्शन ही है जिसके अंदर 3 सबसे पहले है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हुआ कन्वर्जन ऑफ मिनेंडर टू बुद्धिज्म। तो तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला स्टार्ट ऑफ शाका एरा जो कनिष्क के द्वारा शाका सांबा तरम किया गया था। तो फिर पहला आ जाएगा। और फिर चौथा विजय के द्वारा चोला पावर की एस्टेब्लिशमेंट। तो क्रम रहेगा इसका तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा, यानी कि ऑप्शन सी हमारे लिए ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिस्ट सेक्रेड स्क्रिप्चर्स नोन एज त्रिपिटक। बौद्ध पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहली स्टेटमेंट, द सुत्त पिटक कंटेन्स द बुद्धास डिस्कोर्सेज ऑन वेरियस डॉक्ट्राइज इश्यूज इन डायलॉग फॉर्म। ठीक है जी। सुत्त पिटक में संवाद के रूप में विभिन्न सैद्धांतिक मुद्दों पर बुद्ध के प्रवचन शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, हमको बुद्धिज्म के ऊपर यह क्वेश्चन है, सुत्त पिटक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट हमको दी गई है और इसी में से अगली स्टेटमेंट रहेगी, द अभिधम पिटक कंटेन्स रूल्स फॉर मोंक्स एंड मोनेस्टिक ऑर्डर। ठीक है, यानी कि अभिधम पिटक में मठवासी आदेश के भिक्षुओं और ननों के लिए नियम शामिल है। तीसरी स्टेटमेंट है, द विनय पिटक कंटेन्स ए थोरो स्टडी एंड सिस्टमैटिक्स ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द सुत्त पिटक थ्रू समरीज, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, लिस्ट एटसेट्रा। विनय पिटक में सारांश, प्रश्न और उत्तर, सूचियों आदियों के माध्यम से सुत्त पिटक की शिक्षाओं का गहन अध्ययन और व्यवस्थीकरण शामिल है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक ये थे क्या। यह बुद्धिस्ट लिटरेचर है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में कैनोनिकल पार्ट का हिस्सा है। कैनोनिकल पार्ट में 3 सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक शामिल है। सबसे पहले सुत्त पिटक के बारे में लिखा गया है कि इट कंटेन्स द बुद्धास डिस्कोर्स ऑन वेरियस डॉक्ट्राइन्स इश्यूज इन डायलॉग फॉर्म। ठीक है जी। और इसमें हमसे गलत उत्तर पूछा गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर इनकरेक्ट। तो सुत्त पिटक के बारे में यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी गई है कि इसके अंदर बुद्धा की कहानियां या बुद्धा से जुड़ी हुई बातों या बुद्धा की टीचिंग्स को मेंशन किया गया है, यह स्टेटमेंट तो ठीक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। अभिधम पिटक के अंदर बुद्धिज्म से रिलेटेड फिलोसफिकल आध्यात्मिक बातें मेंशन है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। एवं विनय पिटक के अंदर मोनेस्ट्रीज के अंदर जो लोग रहेंगे, जो भिक्षु रहेंगे, उनसे जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, तो यह स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। यानी कि गलत ही हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ही पूछी हैं। सेकंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट, यानी कि उत्तर आ जाएगा हमारे लिए बी। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एज ऑफ बुद्धा। बुद्ध के काल के संबंध में कथनों पर विचार करें। सबसे पहली स्टेटमेंट, द डिक्लाइन इन द सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स एज कंपेयर टू द वैदिक टाइम्स। वैदिक काल की तुलना में सिक्कों के प्रचलन में गिरावट। जी नहीं दोस्तों, यह स्टेटमेंट गलत है। बुद्ध के काल में तो सिक्कों के प्रचलन में बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो हो रही थी और उसके चलते सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स जो था वह इंक्रीज कर रहा था।
दूसरी स्टेटमेंट पर चलते हैं, एमरजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, बड़ी संख्या में केंद्रित बस्तियों का उद्भव। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बुद्ध के काल के दौरान कई इलाकों के अंदर जो लोग थे वह बस रहे थे, अपने इलाकों को छोड़कर नई नई बस्तियां वह बसा रहे थे, जिसके चलते कई सारी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट जो थी वो बुद्ध काल के दौरान डेवलप हो रही थी। तो यह स्टेटमेंट ठीक रहेगी। अगली स्टेटमेंट, एमरजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कलेक्शन, कर संग्रहण के लिए उद्देश्य से बिचौलियों का उद्भव। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो टैक्स सरकार के द्वारा लगाया जा रहा था, उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए बीच में कई सारे बिचौलिए जो थे वह एम्प्लॉय किए गए थे, जो टैक्स कलेक्ट करके राजा को प्रोवाइड करते थे। नहीं दोस्तों, राजा ने किसी भी इंटरमीडिएरी को बुद्ध काल के दौरान टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी नहीं दी थी। राजा के द्वारा अपॉइंट किए गए जो ब्यूरोक्रेट या जो लोग थे, जो सेवक थे, वही टैक्स कलेक्ट करते थे। बीच में फ्यूडलिस्टिक सिस्टम की तरह कोई भी इंटरमीडिएरी मौजूद नहीं था। सारा टैक्स कलेक्शन जो था वह राजन के हाथ में ही था। तो यह स्टेटमेंट गलत रहेगी। चौथी स्टेटमेंट है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेडी ट्रांसप्लांटेशन फॉर द पर्पस ऑफ राइस प्रोडक्शन, यानी कि चावल उत्पादन के लिए धान की रोपाई का इस्तेमाल। यह बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। इस दौरान क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, खेती बढ़ रही थी और चावल जो था वो भारत में पॉपुलर होता जा रहा था, तो चावल की खेती बुद्ध के काल के दौरान बढ़ोतरी देखी गई उस खेती में। तो ऑप्शन सेकंड एंड फोर आर करेक्ट, यानी कि यहाँ पर बी उत्तर आ जाएगा हमारे लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ बुद्धा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। सबसे पहले, बिगिनिंग ऑफ द उपनयन रिचुअल अमंग द शूद्रास, शूद्रों में उपनयन संस्कार की शुरुआत। दिन नहीं दोस्तों, उपनयन यानी कि जनेयू धारण करने की प्रथा। उपनयन यानी कि जनेयू धारण करने की प्रथा जो थी वह शूद्रों में शुरू ही नहीं हुई थी। शूद्रों को एकज बोला जाता था और बाकी तीन वर्णों को द्विज बोला जाता था। तो वैदिक परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति जनेऊ धारण कर लेता है, उपनयन की सेरेमनी कर लेता है, उसका दूसरी बार जन्म हो जाता है। पहला बायोलॉजिकल बर्थ और दूसरा स्पिरिचुअल बर्थ हो जाता है। इस उपनयन रिचुअल को करने की इजाजत शूद्र समाज को नहीं थी और बुद्ध के काल के दौरान भी यह प्रथा आरंभ नहीं हुई थी। तो यह स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। अगला, डिस्क्रिमिनेशन इन द लॉज एज पर द स्टेचर ऑफ द वर्ण, वर्ण के कद के अनुसार कानूनों में भेदभाव। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि बुद्ध के काल के दौरान वर्ण के अनुसार लोगों को सजा देने का प्रावधान था। अगर आप उच्च वर्ण में बिलोंग करते हो तो आपको कम कड़ी सजा दी जाएगी, और अगर आप निम्न वर्ण को बिलोंग करते हो तो आपको ज्यादा कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि धर्म सूत्रा कंपाइल किए जा चुके थे और उन्हीं धर्म सूत्रा के अनुसार लोगों को सजा देने का प्रावधान था। तो यह स्टेटमेंट ठीक है और हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि उत्तर आ जाएगा हमारे लिए ए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। आज हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म से जुड़े हुए कुछ बेसिक सवालों को सोल्व किया, और आने वाली वीडियो के अंदर भी मैं बुद्धिज्म और जैनिज्म से जुड़े हुए कुछ और सवाल लेकर आऊंगा, और उसके साथ मैं एक वीडियो और आपके लिए लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं स्पेसिफिकली बुद्धिज्म और जैनिज्म से जुड़े हुए सभी के सभी टॉपिक्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। इन दोनों टॉपिक को आपके लिए सरल बनाने का मैं काम करूंगा, क्योंकि एचपीएससी एवं यूपीएससी दोनों की ही फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। इसलिए इनसे जुड़े हुए छोटे बड़े सभी तथ्य मैं आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से लेकर आऊंगा, और इसके साथ साथ मैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए वो सभी टॉपिक्स जो एचसीएस की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी भी एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसके बारे में आपको अगली वीडियो में टाइमलाइन दे दी जाएगी। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा और कृपया लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।